हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं फर्स्ट कार्नेटिक वार का वीडियो। दोस्तों, कार्नेटिक वार्स के बारे में कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो आज हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। कार्नेटिक वार्स जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है इंडियन सॉइल पे लड़ा गया था। ये जो कार्नेटिक स्टेट है ये हमारे कोरोमंडल कोस्ट पे स्थित है और कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मॉडर्न कर्नाटका तो नहीं है, लेकिन ये मॉडर्न कर्नाटका नहीं है दोस्तों। ये जो है आज का जो मॉडर्न तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश स्टेट है ये उसमें लाई करता है। आप इसे जो है हाईलाइटेड पोर्शन में भी देख सकते हैं। कार्नेटिक रीजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि जब यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई थी तो उनकी बहुत सारी सेटलमेंट जो थी वो कोस्टल रीजन में पनप रही थी। वो जो कोस्टल रीजन थे वो आप इस मैप में देख सकते हैं कि वो हमारे कोंकण कोस्ट और बॉम्बे सूरत कोस्ट पे और उत्कल कोस्ट और हमारे कोरोमंडल कोस्ट पे थे। इनमें जो बहुत सारी सेटलमेंट थी वो कार्नेटिक रीजन में थी। कार्नेटिक रीजन में जो है पोर्टुगीज़, डच, फ्रेंच, इंग्लिश सेटलमेंट थी और जाहिर सी बात है इतनी सारी सेटलमेंट थी तो इनके बीच में कभी ना कभी क्लैश होना ही था और वो टाइम आखिरकार आ ही गया। और ये समय था 1740s का जब यूरोपियन और फ्रेंच के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। आइए इस घटना को थोड़ा महत्वपूर्ण बनाते हैं और हम आपको इसके भूतकाल में ले जाते हैं। इसके लिए हम आपको जो है भारत में क्या हो रहा था ये बताएंगे और उस वक्त जो है यूरोप में क्या चल रहा था ये भी बताएंगे और फिर उसके बाद हम आएंगे वार पे। तो दोस्तों, उस वक्त भारत की कहानी ऐसी थी कि भारत में मुग़ल एम्पायर था। मुग़ल एम्पायर जो सबसे बड़ा एम्पायर था उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स थी और उसी में से एक गोलकोंडा स्टेट थी जो कि बाद में हैदराबाद स्टेट नाम से फेमस हुई। हैदराबाद जो है इंडिया के साउथ में स्थित था और मुग़ल एम्पायर का जो है सदर्न पोर्शन संभाल रहा था। उसी में से एक जो रीजन था वो कार्नेटिक स्टेट भी था। इनका क्लैश जो अक्सर मराठास के साथ हुआ करता था। मुग़ल एम्पायर 1707 आते आते काफ़ी एक्सपेंड कर चुका था और इस वक्त इसके जो एम्परर थे औरंगजेब, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के वक्त 22 सूबा थे भारत में, जिनमें से बहुत सारे फेमस सूबा थे। अवध, इलाहाबाद, बीदार, थाटा, बीजापुर, हैदराबाद, ये सारे फेमस इसके सूबा थे। और इसके बाद जो है मुग़ल एम्पायर काफ़ी वीक हो गया औरंगजेब के बाद। जो एम्परर इनके बाद आए थे मोहम्मद आज़म शाह, वो 3 महीने तक ही रूल किए और निपट लिए। इसके बाद बहादुर शाह आए, वो काफ़ी बुढ़ौती में एम्परर बने थे और वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चले और उसके बाद वो भी निकल लिए। फिर जो है जहांदर शाह आए। जहांदर शाह का भी टाइम कुछ ख़राब चल रहा था। उनको जो है फारूक सियार ने जो है मार के उल्टा लटका दिया था दिल्ली गेट पे और उनके साथ उनके पीएम को भी मार दिया था। फारूक सियार ने इसमें सैयद ब्रदर्स की हेल्प ली थी और सैयद ब्रदर्स जो है उस वक्त काफ़ी इन्फ्लुएंस कर चुके थे मुग़ल एम्पायर को और वो जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। फारूक सियार सैयद ब्रदर्स की वजह से काफ़ी अनसिक्योर फील करने लगे थे और उसका रीज़न भी था। फारूक सियार को जो है सैयद ब्रदर्स ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत अजीत सिंह द्वारा मरवा दिया गया था। उसके बाद जो है उन्होंने रफ़ी-उद-दारजात को जो है एम्परर की थ्रोन पर बैठाया और रफ़ी-उद-दारजात को भी जो है सैयद ब्रदर ने इसी तरह से ठिकाने लगाया था। जो अगले 2 एम्परर थे रफ़ी-उद-दारजात और शाहजहां दो, बताते हैं कि उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हुआ था। लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती है कि इन दोनों को जो है सैयद ब्रदर्स ने मरवाया था। उनकी जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसी में कुछ गड़बड़ की थी इन्होंने। फिर जो है अगले एम्परर बने मोहम्मद शाह। ये 18 साल की एज के थे। अब इन्हें लगा कि इन्हें भी सैयद ब्रदर्स जो है किसी तरह से साइड में हटा देंगे क्योंकि ये चौथे एम्परर ऐसे होने वाले थे। लेकिन उन्होंने फिर जो है हेल्प मांगी और उस वक्त मालवा के गवर्नर थे असफजा, वो हेल्प करने के लिए आए और असफजा ने बहुत ही टैक्टिकफुली उन दोनों को डील किया और एक को जो है उन्होंने मरवा दिया लड़ाई में 1720 में और दूसरा को जो है पॉइजन करवा दिया 1724 में। इसके बाद जो है उन्हें मुग़ल एम्पायर का ग्रैंड वज़ीर नियुक्त कर दिया गया। असफ शाह जो है मुग़ल एम्पायर के काफ़ी वफादार थे, लेकिन वफादारी की कीमत जो है मोहम्मद शाह नहीं समझ पाए। मोहम्मद शाह के कुछ लोगों ने कान भर दिए कि असफ शाह भी आपको सैयद ब्रदर की तरह मार के आपकी थ्रोन पे बैठ जाएंगे। इसी डर से जो है मोहम्मद शाह ने असफ शाह को ग्रैंड वज़ीर से हटा दिया और फिर मुग़ल एम्परर ने उन्हें नया दायित्व देना चाहा। लेकिन इस दायित्व से जो है असफ शाह खुश नहीं थे और उन्होंने कहा मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहीं जाना चाहता हूँ। फिर वे डेक्कन की तरफ चले गए और वहाँ पर उन्होंने गोलकोंडा स्टेट में जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया और बाद में वो हैदराबाद स्टेट नाम से फेमस हुई। गोलकोंडा स्टेट में जब उनका रूल शुरू हुआ 1724 में, तब वहाँ पर मुग़ल एम्पायर के जो और सूबा थे और जो प्रोविंस थे 6 वो उनके अंडर में आ गए और उसमें से कार्नेटिक भी था। तो कार्नेटिक जो है इनडायरेक्टली उस पर वो रूल करते थे। डेक्कन में आने के बाद उनका कॉन्फ्लिक्ट मराठा से चला। स्टार्टिंग में निज़ाम कुछ हद तक कामयाब रहे मराठास को रोकने में और उन्होंने मराठास को हरा दिया और उन्हें कार्नेटिक रीजन पर लेवी कलेक्ट करने से कुछ हद तक रोका।
मराठास में छत्रपति की पोस्ट के लिए काफ़ी मारामारी थी। 1727 एडी में निज़ाम ने संभाजी द्वितीय को छत्रपति नियुक्त कर दिया, लेकिन इससे जो है चीज़ें यही नहीं संभली। जो पोस्ट के लिए दूसरे दावेदार थे साहू जी, उन्होंने बाजीराव को अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया था और बाजीराव जो है वो अब एंट्री लेते हैं और उन्होंने जो है निज़ाम को 1728 में डिफीट किया और उसके बाद जो है उन्होंने साहू जी की पोजीशन एस छत्रपति सिक्योर कर दी। बाजीराव जो है एक बहुत ही कुशल लीडर थे और उन्होंने मराठास के एम्पायर को काफ़ी एक्सपेंड किया। उनका कॉन्फ्लिक्ट आए दिन निज़ाम से होता रहता था। निज़ाम और बाजीराव में फिर एक पैक्ट हुआ कि वे एक दूसरे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 1733 में जब बाजीराव दिल्ली की तरफ जाने लगे मालवा को कैप्चर करने के लिए, मालवा और बुंदेलखंड को उन्होंने कैप्चर किया। फिर मुगल एम्पायर से उन्होंने डील की कि मालवा और बुंदेलखंड के बदले उन्हें जो है कार्नेटिक और डेक्कन में रेवेन्यू कलेक्ट करने के जो है राइट्स दे दिए जाएंगे। लेकिन डेक्कन जो इलाका था वो निज़ाम के अंडर में आता था और जाहिर सी बात है इसके बाद फिर निज़ाम और मराठा में फिर कॉन्फ्लिक्ट होना था और इनका जो पैक्ट हुआ था एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का वो भी टूट गया। निज़ाम और मराठा का कॉन्फ्लिक्ट अब साउथ की तरफ पहुंचना तय था। चलिए आपको अब साउथ की तरफ ले चलते हैं। आरकोट। आरकोट उस वक्त जो है कार्नेटिक की कैपिटल थी। कार्नेटिक 1735 आते आते काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गया था और निज़ाम उसकी इस इंडिपेंडेंस से खुश नहीं थे। जुल्फ़िकार खान जो इसके पहले नवाब थे, ये वही नवाब है जिसको जो है फारूक सियार ने मार के उल्टा लटका दिया था। उसके बाद दाऊद खान पन्नी है, सदातुल्ला खान है, ये तीनों एम्परर मुगल एम्पायर द्वारा नियुक्त किए थे। लेकिन सदातुल्ला खान ने जो है अपनी डायनेस्टी को वहाँ पर परमानेंट फिक्स कर दिया। सदातुल्ला खान का कोई बेटा तो था नहीं, तो उन्होंने अपने जो है भाई के बेटे दोस्त अली खान को नवाब के पद पर नियुक्त कर दिया। सदातुल्ला खान जो है वो अपनी डेथ तक कार्नेटिक स्टेट को एक ऑटोनोमस स्टेट के रूप में रूल करने लगे थे और उनके इसी एम्बिशियस प्लान को लेकर दोस्त अली खान ने भी फॉलो किया और उन्होंने जो है साउथ में अपनी फ्री विल पे एक्सपेंशन करना चाहा। उन्होंने जो है साउथ की तरफ अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए और हालांकि इसी प्रयास में उनकी मृत्यु 1740 में हो गई थी बैटल ऑफ दालमचेरी में। कहानी के अगले मेन कैरेक्टर हैं चंदा साहिब। चंदा साहिब दोस्त अली खान के दामाद थे और वो जो है कार्नेटिक के दीवान भी थे। चंदा साहिब की नज़दीकियाँ फ्रेंच से ज़्यादा थी और उन्होंने दोस्त अली के जो साउथ के एक्सपीडिशन थे उनमें काफ़ी मेन रोल निभाया था। हालांकि इनका जो मेन रोल है वो कार्नेटिक के दूसरे युद्ध में आपको दिखेगा, जिसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब आगे हम बात करते हैं मदुरई की। तो दोस्तों अब मदुरई की तरफ चलते हैं। उन दिनों मदुरई में जो है वो काफ़ी उथल-पुथल मची थी। मदुरई के जो राजा थे विजयरंगा, उनकी 1731 में डेथ हो गई थी और उसके बाद जो है उनका कोई हायर नहीं था, तो उनकी जो पत्नी मीनाक्षी है उन्होंने एक बॉय को अडॉप्ट किया और उसे अब हायर नियुक्त किया और उसके बदले में जो है वो मदुरई को रूल करने लगी। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है उस लड़के का पिता बंगारू थिरुमला वो आ गया और उसने ये क्लेम किया कि बच्चे के बाप होने के नाते वो मदुरई का राजा बनेगा। इसी दौरान जो है दोस्त अली खान ने एक एक्सपेडिशन भेजा साउथ में रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। इस एक्सपेडिशन के लिए दोस्त अली खान ने स्पेशली अपने जो बेटे हैं सफदर अली खान और जो अपने दामाद हैं चंदा साहिब, इन दोनों को भेजा था। जब ये एक्सपेडिशन से लौट रहे थे तो इन्होंने देखा कि मीनाक्षी और बेंगारू तिरुमला के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो इन्होंने सोचा कि अब यहाँ कुछ इंटरफेरेंस। बेंगारू तिरुमला ने सफदर अली खान को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि मैं आपको 30,000 सोने और चांदी के सिक्के दूंगा और आप इसके बदले में जो है मुझे मदुरई का राजा नियुक्त कर दीजिए। सफदर अली खान ने ये ऑफ़र कबूल कर लिया और उन्होंने जो है अपने कॉन्फिडेंशियल एडवाइज़र चंदा साहिब को अपने इस अवार्ड को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ छोड़ दिया। चंदा साहिब के मन में कुछ और चल रहा था। चंदा साहिब से जो है वहाँ की रानी मीनाक्षी मिली और उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है 1 लाख सोने और चांदी के सिक्के दूंगी, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी उस वक्त, और आप मुझे जो है राइटफुल रूलर मदुरई का नियुक्त दीजिए। पैसा तो पैसा होता है और इतना पैसा देख के किसी का भी मन डोल सकता है। तो उन्होंने क्या है कि सफदर अली खान के फैसले को पलट दिया और मीनाक्षी को वहाँ का रूलर नियुक्त कर दिया। लेकिन जब चंदा साहिब को ये एहसास हुआ कि मदुरई से और भी वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने 1736 में एक बार फिर से मदुरई का रुख अपनाया और उन्होंने कहा कि मीनाक्षी को कि अब आप यहाँ रूल नहीं करेंगी, जिसकी वजह से मीनाक्षी जो है काफ़ी ह्यूमिलेट महसूस की और उन्होंने फिर जहर खा के सुसाइड कर लिया। इसके बाद चंदा साहिब जो है वो वहाँ के नवाब बन गए और उन्होंने फर्दर साउथ में की टेरिटरीज़ को एनेक्स करना शुरू किया। इसी एनेक्सेशन के दौरान जो है उन्होंने 1739 में अपनी फ्रेंच के साथ जो दोस्ती निभाई थी और उन्हें जो है कराईकाल गिफ्ट कर दिया था। दोस्तों एक फैक्ट ये भी है कि ये 1739 का वैलेंटाइन डे है, तो इन दोनों की दोस्ती जाहिर सी बात है काफ़ी लंबी चलने वाली थी और अच्छी चलने वाली।
दोस्तों कार्नाटिक स्टेट अभी भी ऑफिशियली मुगल एम्पायर के अंडर में ही था, लेकिन इन भाई साहब ने मुगल एम्पायर की नाक में दम करके रखा था। उस वक्त मोहम्मद शाह जो है अब व्यसक हो चुके थे और इन्हें जो है बाजीराव के खतरे का एहसास हो गया। फिर इन्होंने जो है फिर से हेल्प मांगी और एक बार फिर से असफ जाह इनकी हेल्प करने के लिए सामने आए। असफ जाह ने फिर दिल्ली की तरफ अपना रुख किया और रास्ते में ही एक जगह भोपाल पड़ती है। भोपाल में जब वो रुके तो उन्हें जो है बाजीराव की फोर्सेस ने घेर लिया और उनकी फूड सप्लाईज 1 महीने तक बंद कर दी। इसके बाद जो है उन्होंने फिर निज़ाम की अच्छे से खैर ली और फिर निज़ाम को जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे उनसे ट्रीटी साइन की और उनसे जो है कार्नाटिक में लेवी कलेक्ट करने का वो भी राइट ले लिया। मुगल एम्पायर के साथ अभी और भी बुरा होना बाकी था। नादिर शाह ने 1739 में जो है मुगल एम्पायर का इन्वेजन किया और उन्होंने जो दिल्ली को एकदम प्लंडर कर दिया। उस वक्त असफ जाह फिर से एक बार मोहम्मद शाह की हेल्प करने के लिए पहुंचे और उन्होंने नादिर शाह को दिल्ली को पूरी तरह से प्लंडर होने से रोका और उन्होंने जो है टैक्टफुली अपने दिल्ली को फिर से रिकवर करने में मदद की मुगल एम्पायर की। इसके बाद जो है दोस्त अली खान जब ये देख रहे थे कि दिल्ली में निज़ाम और मुगल एम्पायर बिजी हैं तो उन्होंने सोचा कि मैं अब फ्री विल पे एक्सपेंशन करूंगा, लेकिन बाजीराव को ये कहाँ मंजूर था, उन्हें तो राइट मिल चुके थे कार्नाटिक में। अब जब दोस्त अली खान ने साउथ में एक्सपीडिशन भेजा चंदा साहिब द्वारा तो वहाँ के जो राजा थे तिरुसुवापुरम के, उन्होंने मराठा से हेल्प मांगी और मराठा ने जो है उनकी हेल्प की और साथ ही जो है उनकी जो लड़ाई हुई दोस्त अली खान से उसमें दोस्त अली खान मारे गए और दोस्त अली खान के मारे जाने के बाद जो है वहाँ की स्थिति एक बार फिर से बिगड़ गई। इधर दोस्त अली खान की मृत्यु हो गई और उधर मराठा ने अपने एक बहुत ही यंग लीडर को खो दिया था। 1740 में बाजीराव की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर मराठा एम्पायर इसके बाद वीक नहीं पड़ा। उन्होंने क्या किया, 1741 में साउथ में अपना एक्सपेंशन को और जोर दिया। चंदा साहिब जो उस लड़ाई के बाद त्रिचापल्ली में छुपे बैठे थे, लेकिन जो है मराठास ने उन्हें भी घेर लिया और उसके बाद जो है उन्हें कैदी बना दिया और चंदा साहिब इसके बाद काफ़ी साल तक मराठास की कैद में रहे। मराठास को लगने लगा था कि अब सब ठीक है, तो उन्होंने जो है दोस्त अली खान के जो बेटे हैं सफदर अली खान, उन्हें नवाब अपॉइंट कर लिया। सफदर अली खान जो है काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे थे क्योंकि एक तरफ मराठास थे, एक तरफ निज़ाम थे और एक तरफ जो है उनके ही प्रतिद्वंदी थे। उन्हें ये लग रहा था कि कब जैसे उन्हें कोई मार न दे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ और अपने बच्चों को ब्रिटिश कस्टडी में उन्हें ब्लैक टाउन में भेज दिया। सफदर अली खान को मराठा और निज़ाम दोनों को रेवेन्यू अब देना था। इसके लिए उन्होंने जो है अपने प्रोविंसेस पे उस पर टैक्सेशन बढ़ा दिया। हालांकि इसका एक परिणाम ये हुआ कि जो उनके जीजा थे मुर्तज़ अली, वो इस बात से नाखुश थे और वो कार्नाटिक के खुद नवाब बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो है इस बहाने का फ़ायदा उठाया और उन्होंने सफदर अली खान को मार दिया। लेकिन मुर्तज़ा अली के नवाब बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने उस वक्त इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था और उन्होंने जो है सफदर अली के बेटे मोहम्मद सैयद को उन्हें आरकोट का नवाब नियुक्त कर दिया। ये जो घटना घट रही थी इस पर निज़ाम अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि कार्नाटिक को उन्हें फिर से एक बार कब्जा कर लेना चाहिए। 1743 में एक घटना और हुई कि जब मैसूर के राजा ने निज़ाम को अप्रोच किया कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा और बदले में आप मुझे तिरुचिरापल्ली दे दीजिए, तो नवाब ने कहा कि ठीक है। फिर निज़ाम ने जो है अपनी सेना को तैयार किया और 1743 में तिरुचिरापल्ली को घेर दिया। उस वक्त वहाँ पर जो मराठा के गवर्नर थे मुरारी राव, वो काफ़ी डट के खड़े हुए थे। वो स्टार्टिंग में सरेंडर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें जो है सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद निज़ाम ने सदतुल्ला खान की जगह जो है अपने राइट हैंड अनवरुद्दीन खान को कार्नाटिक का नवाब घोषित कर दिया। ये जो है घटना जुलाई 1744 की थी। अब सब जो है निज़ाम के अकॉर्डिंग चलने लगा था। अनवरुद्दीन खान जो है वो यूपी के हरदोई के रहने वाले थे और उन्होंने मुगल एम्पायर में अपनी सर्विसेज देना चालू की, जहाँ पर उनकी मुलाकात असफ जाह से हुई। इसी के बाद से जो है वो असफ जाह के राइट हैंड बन गए थे और इसीलिए जो है असफ जाह ने उन्हें कार्नाटिक का नवाब भी नियुक्त कर दिया था, जिसकी वजह से उनका जो है इम्पैक्ट डायरेक्ट कार्नाटिक पे पड़ा रहे। अब 1744 तक साउथ की स्थिति ये थी कि जो हमारा कार्नाटिक स्टेट है वो अनवरुद्दीन के अंडर में था और वो जो है उसे रूल कर रहे थे, जिसमें कि जो है ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज़ अपना ट्रेड चलाते रहते थे। और उसी के बगल में जो स्टेट थी मैसूर, उसके ऊपर भी निज़ाम का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। जो मराठास थे वो साउथ में अब अपना एक्सपेंशन छोड़ के नॉर्थ की तरफ अपना काम चालू करने लग गए और निज़ाम जो है वो एक बार फिर से थोड़ा पीसफुल माइंड से थे। कि यहाँ तक हमें साउथ इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो पता लग चुका है। अब हम चलते हैं यूरोप में। यूरोप का जो पॉलिटिकल सिनेरियो वो उस वक्त तक क्या था। उस वक्त जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो पूरे दुनिया में अपनी कॉलोनीज़ बना रही थी और उनके बीच में जो है कॉलोनियल वार भी चल रहा था, चाहे वो अमेरिका को ले लीजिए, चाहे आप
उसे साउथ अमेरिका को लीजिए चाहे यूरोप को ले लीजिए, उनके बीच में ट्रेड सुपरमेसी को लेकर अक्सर वार चलते थे। उसी वक्त की एक घटना है वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। ऑस्ट्रिया के जो राजा थे चार्ल्स 1740 में उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो बेटी मारिया थेरेसा थी उनको काफ़ी रूल करने में दिक्कत आ रही थी, और उनकी जो आसपास की कंट्री थी वो ऑस्ट्रिया के एम्पायर को कवर करना चाहती थी। ये जो लड़ाई है दोस्तों ये 8 साल तक चली, और इसी का ही जो एक्सटेंडेड रूप वो हमें इंडिया में भी देखने को मिला। इंडिया में जो ये लड़ाई है ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में चल रही थी। तो इस वक्त जो बाकी दूसरी यूरोपियन कॉलोनीज थी वो कहाँ थी, चलिए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पोर्टुगीज़ यानी कि पुर्तगाली लोग इंडिया में पहली बार 1498 में आए थे, और उनका मेन फोकस जो है नेवल ट्रेड पे ही था। 1612 में उनकी लड़ाई ब्रिटिशर्स से हुई, और वो बैटल ऑफ स्वाली में ब्रिटिशर्स से हार गए थे। 1661 में उन्होंने जो है बॉम्बे प्रोविंस को ब्रिटिशर्स को दहेज के रूप में दे दिया था, और इसके बाद जो है वो सिर्फ गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली तक ही सीमित रह गए थे। अब बात करते हैं डच की। डच लोग जो थे वो भी एक्सपेंड कर थे, लेकिन 1741 में बैटल ऑफ कोलाचल में त्रिवेंद्रम के राजा ने उन्हें हरा दिया था, और डच लोग भी जो है अब इंडिया से भागने की तैयारी कर रहे थे। तो अब बात आती है फाइनल 2 की। ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में 1608 में आए थे, और उन्होंने अपना बिजनेस धीरे धीरे करके काफ़ी एक्सपेंड कर लिया था। फ्रेंच लोग जो थे वो 1668 में आए थे, और इस रेस में काफ़ी पीछे थे। तो अब जो ये कार्नेटिक वार है ये डिसाइड करने वाला था कि आने वाले टाइम में इंडिया में कौन सी यूरोपियन सेटलमेंट टिक पाएगी। तो जाहिर सी बात है जो यूरोप का वार है वो इंडिया में भी आ चुका था। 1746 में जो फ्रेंच मर्चेंट शिप हैं उस पर ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया। तो फ्रेंच गवर्नर डुप्ले उन्होंने एडिशनल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट मांगी, और जो एडिशनल फोर्सेस थी वो फिर आई। फ्रेंच फोर्सेस की ये टुकड़ी जो थी वो ला बोर्डनाइस के अंडर में थी, और इसके बाद जो है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में काफ़ी घमासान युद्ध हुआ। ला बोर्डनाइस और डुप्ले की ये जोड़ी काफ़ी कारगर साबित हुई। उन्होंने जो है अंग्रेज़ों को नाक चने चबवा दिया। ला बोर्डनाइस ने जो है 4 सितंबर 1746 को मद्रास पे अटैक किया, और मद्रास पे अटैक करने के साथ उन्होंने वहाँ की घेराबंदी कर दी और ब्रिटिशरों को कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्होंने वहाँ पर काफ़ी गोलाबारी भी की। गोलाबारी करने के बाद जो है उन्होंने ब्रिटिशरों को जो अपने कब्जे में लिया था उन्हें कहा कि आप जो प्रॉमिस करिए कि आप फ्रेंच एम्पायर को नुकसान नहीं करेंगे। उन्हीं प्रिजनर्स में से एक थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रेंच लोगों को झांसा देकर वहाँ से कल्टी मार ली, और वहाँ से 180 किलोमीटर साउथ में अपने जो दूसरा फोर्ट है कुडालोर में वहाँ पर चले गए, और वहाँ पर अपनी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो है फ्रेंच लोग वो मद्रास को कैप्चर कर ही चुके थे, और मद्रास को कैप्चर करने के बाद अगली बारी थी कुडालोर की। कुडालोर की तरफ वो जाने लगे, लेकिन बीच में एक जगह पड़ती है आदेयार। अनवरुद्दीन को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि उनकी टेरिटरी पे कोई लड़े, तो इसलिए उन्होंने जो है फ्रेंच ऊपर धावा बोल दिया। इस लड़ाई में जो है अनवरुद्दीन की 10,000 की सेना थी, और उनके सामने थे 350 फ्रेंच सैनिक और 700 वेल ट्रेंड इंडियन। फ्रेंच के पास 1:10 का डिसएडवांटेज था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये लड़ाई जीती क्योंकि उनके सैनिक वेल ट्रेंड थे और उनके पास मॉडर्न आर्टिलरी थी। अनवरुद्दीन इस हार से काफ़ी बेइज्जत महसूस कर रहे थे, और उन्होंने फिर ये सोचा कि अब जो है कुडालोर में लड़ाई है, हम वहाँ पर ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे। डुप्ले ने जो है कुडालोर पर अटैक बोल ही दिया था, लेकिन अनवरुद्दीन और ब्रिटिशर्स की फोर्स ने वहाँ पर उनके अटैक को रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से डुप्ले जो है फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा नहीं कर पाए। अगले कुछ महीनों तक ये लड़ाई चलती रही, और फिर अनवरुद्दीन ने जो है वहाँ से अपनी सेना खींच ली, और इसके बाद फ्रेंच जो है वो ब्रिटिशर्स से अकेले लड़ते रहे। लेकिन तब तक जो है ब्रिटिशर्स की मदद करने के लिए उनकी एक टुकड़ी और आ चुकी थी, और उनकी पोजीशन अब और स्ट्रांग हो चुकी थी। जब फ्रेंच ने दूसरा अटैक किया फोर्ट सेंट डेविड पर, तो उस वक्त जो है ब्रिटिशर्स ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, और ब्रिटिशर्स ने क्या है कि उनके सैनिकों को खदेड़ दिया, जिसके बाद जो है फ्रेंच अपनी पौंडीचेरी पर दोबारा लौट गए। इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स की हमला करने की बारी आई। ब्रिटिशर्स ने जो है पौंडीचेरी की तरफ मार्च किया और पौंडीचेरी की घेराबंदी कर दी, लेकिन वो जो टाइम था वो मानसून आ गया उस वक्त, और ब्रिटिश की जो घेराबंदी वो सफल नहीं हुई। ये सब ख़त्म होते होते अक्टूबर 1748 हो चुका था, और दिसंबर तक जो है यूरोप से खबर आ गई थी कि वहाँ पर जो है एक ट्रीटी हो गई है। ये जो ट्रीटी थी ये थी ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपले। इस ट्रीटी का एक पॉइंट ये भी था कि फ्रेंच को मद्रास ब्रिटिशर्स को वापस देना पड़ेगा, और बदले में जो लुइसबर्ग की टेरिटरी है नॉर्थ अमेरिका में वो फ्रेंच को वापस मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक जो है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ख़त्म हो गया, और
अंत होते होते निज़ाम की मृत्यु हो चुकी थी। 1749 में एक बैटल में फ्रेंच के द्वारा अनवरुद्दीन खान की मृत्यु हो गई और फिर जो है सेकंड कार्नेटिक वार के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया, क्योंकि यूरोप में तो अब सब लड़ाई बंद हो चुकी थी और यहाँ पर जो है कमान डुप्ले के हाथों में थी। तो डुप्ले जो है अपना इंडिया में वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने फिर सेकंड कार्नेटिक वार भी स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों अगले हफ्ते हम आपको ले चलेंगे सेकंड कार्नेटिक वार की वीडियो में। तो मेक श्योर तब तक आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।